हमने जो किया था कवर वो था कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें क्या पता, कैसे हमने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. एंड वी हैव आल्सो डन दैट हाउ वी हैव डिस्कवर्ड दैट प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई. तो ये दोनों डिस्कवरीज के बाद हमें सिर्फ ये समझ आया कि एटम इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. वन इज नेगेटिव पार्टिकल एंड अनदर इज पॉजिटिव पार्टिकल. एंड साइंटिस्ट को लगा कि शायद एटम बस दो ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है. देयर इज नो न्यूट्रल पार्टिकल इन इट. और ये बात उनको 1920s तक भी पता नहीं था. यानी 1920s तक भी उनको यही लगता रहा कि एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं. अब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल उन्होंने किसको कह दिया था? हाइड्रोजन को. और नेगेटिव पार्टिकल, स्मॉलेस्ट नेगेटिव पार्टिकल हमारे पास कौन है? इलेक्ट्रॉन. तो हमने अब तक ये समझा कि जो सबसे छोटा पॉजिटिव पार्टिकल है वो तो है प्रोटॉन, और जो सबसे छोटा नेगेटिव पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन. दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. उसके बाद हमने बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स ढूंढ लिए, क्वार्क्स तक ढूंढ लिए, लेकिन फिलहाल आपको सिलेबस में ये बताया जा रहा है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनमें एक छोटा पार्टिकल है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और दूसरा छोटा पार्टिकल है पॉजिटिव विच इज प्रोटॉन. इन 1920s यानी 1920s के आसपास हमें ये समझ आने लगा कि एटम का मास, तो हम कहेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं. वो आपसे कहते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो बहुत ही लेट डिस्कवर हुआ, बहुत लेट, 1920s के बाद. तो हम कहते हैं लेट डिस्कवरी. तो why neutrons are discovered very late? The reason for that is because of neutral nature. तो हम कहते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल है इसलिए उसको पकड़ पाना या उसे ढूंढ पाना मुश्किल था. तो थ्योरीज कहती है कि कोई चीज अगर नेगेटिव होती है तो इट्स वेरी इजी टू डिस्कवर दैट. कोई अगर पॉजिटिव है तो इट्स वेरी इजी टू डिस्कवर दैट टू. यानी नेगेटिव और पॉजिटिव को डिस्कवर कर पाना हमेशा आसान होता है, क्योंकि नेगेटिव भी बहुत जल्दी दिख जाता है और पॉजिटिव भी बहुत जल्दी पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल स्कूल में आपको पता है जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं उनका भी सब टीचर्स को पता होता है, और जो बहुत शरारती बच्चे होते हैं उनका भी सब टीचर्स को पता होता है. लेकिन जो न्यूट्रल होते हैं, नीदर दैट साइड नॉट दैट साइड, तो हम कहते हैं उनके बारे में बहुत कम टीचर्स को, कम लोगों को पता चलता है. तो आपके पास यहाँ तक हम क्या कहते हैं कि जो बहुत ऊपर है वो भी दिखता है और जो बहुत नीचे है वो भी, बीच वाली स्टेट जो है उसे कम पहचाना जा सकता है, कम पकड़ा जा सकता है. सेम इज द केस, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव की तरफ मूव करता था और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव की तरफ मूव कर जाता था. लेकिन जो न्यूट्रल है वो किसी भी तरफ नहीं जा रहा, तो पता ही नहीं चलता था कि आफ्टर ऑल वहां पे कुछ और भी है, क्या न्यूट्रल पार्टिकल होगा. तो ये बात हमारे लिए बहुत लेट हमें पता चली जब हमें चैडविक, हम कहते हैं जेम्स चैडविक ने ये पहली बार पता किया था, ये डिस्कवर किया कि न्यूट्रल नाम की कोई चीज होती है. तो जेम्स चैडविक को क्रेडिट जाता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए. अब ये न्यूट्रल पार्टिकल्स थे, इन पे कोई चार्ज नहीं है. हुआ क्या? ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस जेम्स चैडविक ने कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस की. जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शंस वो कर रहे थे तो उसके पास था बेरिलियम 4 9, और बेरिलियम के ऊपर हमने हीलियम 2 4 इसके साथ न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया. बेटे न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में क्या फर्क होता है? न्यूट्रल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन का डिफरेंस, केमिकल रिएक्शन में इस तरफ बेरिलियम भी होना चाहिए था, हीलियम भी, लेकिन जब हमने इन दोनों की रिएक्शन करवाई न्यूक्लियर रिएक्शन तो यहां बन गया कार्बन 612 प्लस न्यूट्रॉन. ये कहते हैं 4 + 2 6, 6 + 0 6, 9 + 4 13, 12 + 1 13. तो ये जो एक नया सा पार्टिकल एमिट हुआ along with energy,
उसने कहा इस पार्टिकल को जब हमने देखा कि यहाँ पे मान लो मैंने एक पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, इस तरफ एक नेगेटिव टर्मिनल लगाया और यहाँ से न्यूट्रॉन आ रहा है, तो ये न्यूट्रॉन सीधा ही चला गया और इट्स गोइंग टू स्ट्राइक एट दिस बैक वॉल। तो जो न्यूट्रॉन्स है वो ना पॉजिटिव की तरफ गए ना नेगेटिव की तरफ, वो सीधे चले गए और जैसे यहाँ पे वो स्ट्राइक कर रहे थे तो आपको यहाँ पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन हो अगर ये, तो आप बताओ यहाँ पे क्या नजर आएगा? सिंटिलेशन। अब इस रिएक्शन को मैंने कहा न्यूक्लियर रिएक्शन। दोबारा देख लो, न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं सेम एलिमेंट राइट हैंड साइड पे नहीं होते। सम न्यू न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। देखो यहाँ तो कार्बन था ही नहीं, लेकिन यहाँ पे कार्बन बन गया, तो आप लोग के जैसे एक नया न्यूक्लियस नया एटम बना, तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन समझ आया क्या होता है? अब जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है इसमें आप कहते हो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, यानी इन रिएक्शंस में E इज इक्वल टू mc² का फॉर्मूला वैलिड होता है। इन रिएक्शंस में टोटल मास ऑन लेफ्ट हैंड साइड, या टोटल आप कह सकते हो टोटल Z एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल एटॉमिक नंबर ऑन राइट हैंड साइड। तो हम कहते हैं टोटल एटॉमिक नंबर 4 + 2 इज 6, 6 + 0 इज 6। अब वो कहेंगे टोटल मास नंबर भी, टोटल मास नंबर on left hand side is equal to total mass number on right hand side. तो what is the characteristic of nuclear reaction? हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब क्या? तो अभी आप पूरी +1 में बस ये 2 रिएक्शंस करोगे, एक मैंने अभी करा दी, एक मैं और कराऊंगी बस, ठीक है? तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन का क्राइटेरिया है। अब जरा सोच के बताओ बेटे, इफ आई राइट बोरॉन 511 प्लस हीलियम 24 और मैंने आपसे कहा यहां पे बन रहा है नाइट्रोजन 714, तो प्लस क्या बचेगा? व्हाट इज लेफ्ट अदर देन दिस? बोलो। 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी समझ आ गया कि न्यूट्रॉन बन रहा है और यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, तो जेम्स चैडविक ने ये रिएक्शंस कंडक्ट की थी और इन 2 रिएक्शंस के बाद उसके दिमाग में ये आइडिया आ चुका था तो न्यूक्लियर रिएक्शन। अब बताओ ये समझ आया व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस में और न्यूक्लियर रिएक्शंस में एक डिफरेंस समझ आता है एंड दैट डिफरेंस इज नाउ शुड बी क्लियर टू यू। केमिकल रिएक्शन में बेटा जो हम डालते हैं वही बनता है, एलिमेंट्स वही रहते हैं, बट एक नया कंपाउंड बनता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियर रिएक्शन में यू कैन हैव द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपाउंड, वहां पे एक नया कंपाउंड बन सकता है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में E इज इक्वल टू mc², ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। देखो जरा,
जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप E इज इक्वल टू mc² नहीं लगा सकते। E इज इक्वल टू mc² सिर्फ तब लगा सकते हैं जब वहां पे क्या हो रही होगी, न्यूक्लियर रिएक्शन कंडक्ट हो रही है, राइट। उसके बाद वो आपसे कहते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या रहा है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि दो न्यूक्लियाई मिलके एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं और साथ में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स जनरेट करते हैं। जैसे इन रिएक्शंस में आपको न्यूट्रॉन बनता हुआ नजर आ रहा है, तो जब आपको न्यूट्रॉन बनता हुआ दिख रहा है तो आप कहोगे इट मींस एक नया पार्टिकल एग्जिस्ट करने लगा है जो पहले था ही नहीं। तो दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो आपने सम ऑफ एटॉमिक नंबर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड 4 + 2 6, 6 + 0 लिख दिया, 9 + 4 13, 12 + 1 13। तो दिस इज हाउ न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। तो ये हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स का पूरा सिस्टम था जिससे आपको न्यूट्रॉन्स के बारे में पता चला। ठीक है जी, समझ आ गया यहाँ तक? एनी डाउट? क्लियर? अब जरा थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसी बारे में। बेटा रेडियो एक्टिविटी, अक्सर हम ये वर्ड यूज करेंगे रेडियो एक्टिव, सुना है आपने कभी? अगर हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस दैट मीन्स अनस्टेबल न्यूक्लियस। जब किसी का न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाए तो उसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव। एंड ये जो है ये क्या करते हैं, रिलीज अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा स्पॉन्टेनियसली। अब जो वर्ड मैं लिख रही हूं इसके साथ साथ समझते भी जाना। टू बिकम स्टेबल। हाँ जी बेटे। हाँ अभी बताएं। तो अब आपके पास एटसेट्रा का मतलब क्या है, और भी पार्टिकल्स, और इसके अलावा अनस्टेबल न्यूक्लियस, रिलीज एनर्जी, in the form of radiations like gamma rays. तो इनसे हमेशा कुछ रेडिएशंस निकलती रहती हैं और कुछ पार्टिकल्स निकल रहते हैं, और वो सब कैसे हो रहा है, इट इज हैपनिंग स्पॉन्टेनियसली। दोबारा देखते हैं, फिर से पढ़ो जरा। मेरा सेंटेंस है कि मैं अगर कह दूं बेटा फ्रेंसियम इज रेडियो एक्टिव, तो आपको क्या समझ आएगा, व्हाट डज इट मीन कि रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या? तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब है कि उसका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं है। क्योंकि अब तो हम एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है क्या हमेशा बहुत ही स्टेबल होता है? तो आंसर इज नो। कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं, कुछ ऐसे न्यूक्लियाई हैं हमारे पास जो स्टेबल नहीं है, दे आर नॉट स्टेबल। अब वो स्टेबल ही नहीं है तो इससे हमें क्या पता चला? तो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो उससे हमें पता चलता है कि वो अपने आप खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट करता रहता है, टूटता रहता है। जब वो टूटता है तो उसमें से अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स ये एमिट होते रहते हैं, इवन न्यूट्रॉन्स अपने आप एमिट होते रहते हैं। यानी एक बड़ी सी चीज है, समझ लो वो अनस्टेबल है तो उसमें से बीच में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर जा रहे हैं, वो पार्टिकल्स बाहर इसलिए जा रहे हैं ताकि उनके जाने के बाद न्यूक्लियस थोड़ा स्टेबल हो जाए। इसके अलावा उन न्यूक्लियाई से हमेशा एक एनर्जी बाहर निकलती रहती है जिसको आप कहते हो रेडिएशंस आर कमिंग आउट। दोज आर एग्जांपल ऑफ रेडिएशंस में हम कहते हैं गामा रेडिएशंस।
तो ये सारी रेडिएशंस बाहर आ रही हैं, हीट प्रोड्यूस हो रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकल रही हैं, बहुत सारी एनर्जी निकल रही है, तो उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। जैसे आपने सुना होगा कि अगर मान लो हम एक लेड का ब्लॉक ले लें और उसके अंदर यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखें, दिस इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड दिस इज लेड बॉक्स। ये मेरे पास है कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यूरेनियम ले सकते हो आप, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिख दिया यूरेनियम, तो आप सबको पता है कि यूरेनियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव है। अब हमें यहाँ से हमने इसके रास्ते में कुछ हिंड्रेंस क्रिएट कर दी, हमने देखा यहाँ से कुछ बाहर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दूं, इधर एक टर्मिनल लगा दूं पॉजिटिव, इस तरफ लगा दूं नेगेटिव, और इसके चारों तरफ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, तो जब हमने यहाँ स्क्रीन लगाई तो उन्होंने कहा कि इनसे कुछ ऐसे पार्टिकल निकल रहे थे जो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, कुछ ऐसे जो नेगेटिव की तरफ जाते हैं, और कुछ ऐसे जो सीधे निकल जाते हैं। इसका मतलब ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये अपने में से कुछ चीजें एमिट कर रहा है, जिनमें से सम ऑफ द पार्टिकल्स आर पॉजिटिव, सम आर गोइंग टू बी नेगेटिव एंड सम आर गोइंग टू बी ऑन द स्ट्रेट वे यानी न्यूट्रल। तो अब हम कहेंगे न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव, यहाँ अल्फा जो है इस तरफ आ रहा है, बीटा ऊपर की तरफ जा रहा है और गामा सीधा जा रहा है। तो आप बताओ गामा भी सीधा जाएगा, न्यूट्रॉन भी सीधे जा रहे हैं। जो गामा है बेटे, गामा सिर्फ रेडिएशन है, गामा रेडिएशन है, एनर्जी है सिर्फ, नॉट अ पार्टिकल। पता है ना पार्टिकल का मास होता है, तो गामा का मास नहीं है। जो बीटा पार्टिकल है जिसे मैंने बीटा लिखा है, दैट इज E-10, क्या मतलब हुआ? बीटा कौन सा पार्टिकल हुआ फिर? इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक। तो बीटा पार्टिकल इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब न्यूक्लियस जो है खुद को स्टेबल करने के लिए अपने में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। तो साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो इसका मतलब अंदर होंगे कहीं पर। तो ये सब कुछ हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री जब करते हैं तब करते हैं। फिलहाल आपको पता है कि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं से ये जनरेट हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जो अल्फा पार्टिकल है दैट इज लाइक दिस, हीलियम 2 4 2 पॉजिटिव। तो आपके जो अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम गैस हैविंग 2 पॉजिटिव चार्ज। तो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशंस। तो न्यूट्रॉन आपको पहले से पता है N01। तो ये जो पार्टिकल, ये जो एमिशन हो रही है, लेटर ऑन हमें ये भी समझ आया कि बीटा पॉजिटिव भी कुछ होता है। तो बीटा पॉजिटिव बताओ किसका उल्टा है? इट इज इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का उल्टा। यानी जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता है न्यूक्लियस के अंदर से, वैसा एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ सकता है। तो कैन यू इमेजिन? इसका मतलब हमें अभी तक एटम के बारे में इतना ही पता चल रहा था कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि उसके न्यूक्लियस से बहुत कुछ और भी बाहर आ सकता है। जैसे हम तो इमेजिन भी नहीं कर पाते कि न्यूक्लियस के अंदर अल्फा पार्टिकल कहाँ से आए। इसका मतलब हर न्यूक्लियस के अंदर हीलियम गैस भरी हुई है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर साइंसेस। फिर न्यूक्लियर साइंसेस में हमें समझ आता है कि न्यूक्लियस के अंदर ये सब कैसे बनता है और फिर कैसे बाहर आ जाता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास था रेडियो एक्टिविटी। हाँ जी बेटे बोलो। Helium particle is without any electron. It means it is just helium nucleus. यानी अल्फा पार्टिकल इज नथिंग एल्स, इट इज हीलियम न्यूक्लियस। उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो हीलियम का न्यूक्लियस है जो बाहर आ रहा है। ठीक है।
तो हम इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। यानी हीलियम एटम को 2 बार अगर आयोनाइज कर दें, 2 बार इलेक्ट्रॉन्स में से निकाल दें, तो अल्फा पार्टिकल बनता है। और न्यूक्लियस अकेला स्टेबल नहीं होता, एग्जिस्ट कर सकता है और फिर बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। यानी जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से बाहर आ रहा है, दिस अल्फा पार्टिकल इज न्यूट्रलाइज्ड ओवर हियर, यहाँ जाके ये हीलियम गैस बन जाएगा, राइट? हाँ जी, और कोई डाउट? एनी डाउट बेटा? वेरन समझ आ रहा है बच्चे? वेरन समरीत, ईशान, समझ आ रहा है सबको? ओके, ठीक है, चलो नोट कर लो जल्दी से, शाबाश। अब जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं ना बेटा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में समटाइम्स लिखा होता है व्हाट इज चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो हम कहेंगे चार्ज 2 हो जाएगा, मास कितना है 4। चलिए क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन। कैलकुलेट स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन कूलम पर किलोग्राम। करोगे? राइट डाउन, कैलकुलेट स्पेसिफिक चार्ज ऑफ alpha particles in coulomb per kilogram। करो सॉल्व। 9 into 10 by minus 4। E by M रेशियो। सब लोग ट्राई कर लो एक बार। अरमान आप देखो, आपने ऐसे ही किया है। चेक करो। मैंने आपसे कहा था कूलम पर किलोग्राम। बेटा मास जो है 4u है। आपको पता है 1u कितना होता है? 1.67 10 raised to power minus 24 ग्राम होता है। लेकिन मैंने तो आपसे किलोग्राम में पूछा था, तो 1.67 10 raised to power minus 27 किलोग्राम। चार्ज की बात करें तो 2 यूनिट्स चार्ज है, तो चार्ज हो गया 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स मतलब आपको समझ आई क्या कि 1 यूनिट इज 1.602 10 raised to power minus 19 कूलम्स। तो ये आ गया 2 into 1.602 10 raised to power minus 19 कूलम्स। अब आप इसे सॉल्व कर सकते थे। वन बाई 2 टाइम्स ये किसका है चार्ज? 9.5 10 raised to power minus 19 और 27 8। बस अब आप सॉल्व कर देते तो आंसर आ जाता। 4.75 10 raised to power 8 कूलम पर किलोग्राम।
हाँ जी बेटे, समझ आई बात? क्लियर हुआ? 10/8 आएगा कि 7 आएगा, चेक कर लेना बस। 8 नहीं आएगा बेटा, आई थिंक 7 आना चाहिए, क्योंकि आया होगा 0.95 into 10⁻8 आया होगा ना। तो आपको मैंने अल्फा पार्टिकल समझाया। अगर आपको अल्फा पार्टिकल समझ आ गया तो आप उसकी कैलकुलेशंस कैसे करोगे? यू आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व चार्ज बाय मास रेशियो। माय क्वेश्चन इज अरेंज फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन and alpha particles in order of increasing specific charge। चलो करो जरा, मुझे वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अरेंजमेंट चाहिए। इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल्स है। सिंबल्स आपको अगर पता है तो डायरेक्ट आंसर मिल सकता है। चार्ज बाय मास, अब हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। तो नो नीड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, सिर्फ यस करो। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। हाँ जी बेटा, क्या किया हमने? चार्ज इज 0, मास इज 1। यहां पे आ गया E/m, 0/1 इज 0, तो ये सबसे कम। यहां पे आ गया चार्ज इज 2, मास इज 4। यहां पे चार्ज इज 1, मास इज 1, और यहां आ रहा है चार्ज इज 1, मास इज 0। तो नेचुरली हमें तो एक ऑर्डर ही चाहिए ना, हमें एग्जैक्ट वैल्यूज तो चाहिए नहीं थी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, इसलिए इसका चार्ज बाय मास सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, फिर हमने 1/1 इज 1, 0/1 इज 0, 2/4 इज 1/2। तो एक अरेंजमेंट बन गया, दैट इज न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज अबाउट योर N/E/m रेशियो। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज्यादा क्यों ले? क्योंकि चार्ज उसका कितना है 1 और मास कितना है 0। एनीथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी, है ना? ये 0 ही आना चाहिए था, ये आ जाएगा 0.5 और ये हमारे पास है 1। तो सबसे कम क्या हुआ? 0, फिर 0.5, फिर मैंने 1 लिख लिया और फिर इंफिनिटी। ठीक है, क्योंकि हमें कूलम पर ग्राम में तो नहीं पूछा हुआ ना, हमें कौन सा कहा था कि कोई यूनिट्स बताओ। हमें सिर्फ ये कहा गया था कि आप चार्ज बाय मास की रेशियो ले लो और बता दो कि ऑर्डर क्या होगा। तो वी हैव जस्ट टेकन द स्पेसिफिक चार्ज एंड द आंसर। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो हम बहुत बार ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, हम फिर उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता करते। ठीक है, हाँ जी बेटा, अब आप मुझे बताओ, 3 डिस्कवरीज हमने कर ली, रेडियो एक्टिविटी को थोड़ा सा समझ लिया जितना हमें चाहिए, और स्पेसिफिक चार्ज इस कॉन्सेप्ट पे काम किया। एनी डाउट इन दीज टॉपिक्स? जितना हमने कर लिया, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट? सीरत, हिमाक्षी, विथ एनी डाउट? अमोल, समझ आ गया? कोई डाउट है किसी का? नो डाउट्स। चलिए फिर आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद क्या हुआ।
क्या इसके बाद एटम पूरी तरह से हमें समझ आ गया? तो आंसर इज नो। अभी भी साइंटिस्ट को एटम के बारे में कुछ पता नहीं चला था, क्योंकि न्यूट्रॉन भी डिस्कवर कर लो तो भी एटम अंदर से कैसा है वो तो पता ही नहीं चल रहा था। तो आपके पास सबसे पहले जे थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल आ रहा है। तो जे थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। तो बेटे जब जे थॉमसन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था और जे थॉमसन ने E/m रेशियो निकाला था, तो उसको लगा कि मैं तो बहुत बड़ा जीनियस हो गया हूँ और अब तो मुझे एटम समझ आ ही गया है। अक्सर ऐसा होता है ना, जब हमें 2-4 चीजें पता चल जाती हैं तो हमें थोड़ा सा घमंड तो ही जाता है। तो जे थॉमसन उसने इतना काम कर लिया था एटम के उसमें, तो उसको लगा कि शायद मुझे एटम समझ आ गया है, आई हैव जस्ट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटम। तो उसने कहा कि एटम कुछ ऐसा है। उसने ड्रॉ क्या किया, उसने एटम के लिए हमें एक मॉडल दिया कि एटम एक पॉजिटिव सफियर है। ये एक पॉजिटिव सफियर है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, बिल्कुल वैसे जैसे प्लम्स इन अ पुडिंग और वी कैन सी रेजिन्स इन अ पुडिंग। तो वो आपसे कहते हैं एप्पल पाई मॉडल, यानी बिल्कुल वैसे जैसे किसी पुडिंग के अंदर कहीं थोड़ी थोड़ी सी किशमिश पड़ी होती है या प्लम्स पड़े होते हैं, वैसे ही इस तरह का एटम हमारा होगा। तो उसका कहना था एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सफियर, पॉजिटिवली चार्ज्ड सफियर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स embedded in it. Right? Like plums in a pudding. तो जैसे पुडिंग के अंदर प्लम्स कहीं कहीं नजर आते हैं एट रैंडम, या फिर आप कह सकते हो सीड्स इन अ वाटरमेलन। उनका तो ये सीक्वेंस नहीं होता, पैटर्न नहीं होता, बस ठीक है सीड्स पड़े होते हैं। तो आप कहते हो जैसे सीड्स वाटरमेलन में प्रेजेंट होते हैं, वैसा ही हालात, वैसे ही कुछ कुछ सिचुएशन एटम की है। ऐसा जे थॉमसन ने सोच लिया था और उसने ये मॉडल प्रपोज किया, यानी बहुत बड़े साइंटिस्ट के ग्रुप के सामने उसका ये प्रपोजल था कि एटम ऐसा है, नाउ वी शुड थिंक कि एटम अगर ऐसा है तो केमिकली कैसे रिएक्ट करेगा, हाउ वी हैव केमिकल रिएक्शंस, बाकी के प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं, ऐसा कुछ उसने कह दिया। उसके बाद नेचुरली जब हम कोई मॉडल देते हैं तो मॉडल को वेरीफाई करना पड़ता है, यानी उस मॉडल को प्रूव करना पड़ता है कि जो हम कह रहे हैं वो सच है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स देना पड़ते हैं। तो जे थॉमसन का ये मॉडल रिजेक्ट हो गया था। आपको भी दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड मॉडल, और इसको रिजेक्ट किसने किया था? रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसके बाद रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। इस एक्सपेरिमेंट के होने के बाद जे थॉमसन का मॉडल तो हवा में उड़ ही गया, गायब ही हो गया। तो रदरफोर्ड जो है वो एक्चुअल में जे थॉमसन के मॉडल को चेक करना चाहा, ट्राई करना चाहा, टेस्टिंग हो रही थी। तो उसने कहा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, आई विल ट्राई सम एक्सपेरिमेंट सो दैट दिस मॉडल कैन बी वेरीफाइड। हुआ उल्टा, जैसे उसने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट ये मॉडल रिजेक्ट हो गया। ये मॉडल रिजेक्ट हुआ बाय रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब आपको पता है ना व्हाट इज दिस अल्फा? अल्फा इज अल्फा पार्टिकल्स। बेटा रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में व्हाट ही डिड इज कि उसने अल्फा पार्टिकल्स लिए, कहां से? रेडियो एक्टिव सैंपल से। तो अल्फा पार्टिकल्स इज फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी, दीज आर फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी। ये अल्फा पार्टिकल्स एक मेटल फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किए गए, थिन मेटल फॉइल। आप समझ सकते हो, आपने बहुत ही पतली सी मेटल फॉइल ली है
कितनी थिन? आप ये कह सकते हो वेरी थिन, अबाउट 100 नैनोमीटर, बहुत ही पतली, थिन, वेरी थिन। एक पतली सी मेटल फॉइल, नेचुरल पतली सी मेटल फॉइल इसलिए क्योंकि मेटल फॉइल इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो उनका कहना था कि सिर्फ 2 4 10 एटम्स ही होने चाहिए ताकि हम अल्फा पार्टिकल्स का बिहेवियर नोट कर सकें टुवर्ड्स दीज एटम्स। तो ये थिन मेटल फॉइल लिया और इसके चारों तरफ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, यानी हमने इसके चारों तरफ एक प्रॉपर सर्कुलर स्क्रीन लगा दी है दैट इज मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, दिस इज जिंक सल्फाइड कोटिंग ऑल अराउंड। इस तरह का एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था उसके पास, जिसके बेसिस पर उसने एटम को थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की। तो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, समझ आया क्या करना है उसने जो किया था मैं फिर से बता देती हूँ। एक थिन मेटल फॉइल, पतली सी मेटल फॉइल रखी, एक तरफ से अल्फा पार्टिकल एंटर कर रहे हैं और इसके चारों तरफ हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी है सो दैट कि अल्फा पार्टिकल अगर इससे टकराएं और आगे चले जाएं तो हमें पता चल रहा है कि पीछे टकरा रहे हैं। अगर साइड पे जाएं तो वी शुड नो कि हाँ अच्छा ये तो इधर चले गए। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन जानी चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स ने क्या किया। अल्फा पार्टिकल्स एटम की तरफ अट्रैक्ट हुए, रिपेल हुए, दूर चले गए, किसी एंगल से रिफ्लेक्ट हुए, ये सब जानने के लिए हमने इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन उसने दिया हमें रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझ आ गया कि सेटअप क्या है उसका? बोलो बेटा। अब रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उसने ये सेटअप तो कर लिया, उसको लगा कि अब तो मैं एटम को ढूंढ ही दूंगा, नाउ अब तो मेरे को क्लियर है, हर एक को यही लगता है कि अब तो मैं दुनिया जान गया, है ना? और फिर पता चलता है कुछ पता ही नहीं चला था, कुछ ऐसा। चल आप देखते हैं इसने क्या किया। रदरफोर्ड ने जैसे ही बेटा ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो उसकी जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी वो कुछ ऐसी थी। देखिए ये मेरे पास एटम्स है, अभी तक हमें ये पता है कि एटम सिर्फ बॉल जैसे हैं और यहां से अल्फा पार्टिकल्स आए, सीधे चले गए। अगर आपको सारे अल्फा पार्टिकल सीधे जाते हुए नजर आए तो आपको क्या समझ आएगा कि एटम तो पूरी तरह से खाली है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो एटम में से निकलता है और सीधा ही चला जाता है। यहाँ पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, इस पे टकरा जाता है। और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो गए और वापस मुड़ गए। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने क्या किया? डिफ्लेक्शन। कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे गया और इधर चला गया। अब अल्फा पार्टिकल्स कुछ बिहेवियर में चेंज शो कर रहे थे, यानी हमें समझ आ रहा था कि अल्फा पार्टिकल सारे के सारे अगर तो 100% स्ट्रेट चले जाते तो हमें पता चलता था कि एटम कुछ नहीं है, खाली स्पेस है। फिर हम और भी टेंशन में आ जाते हैं कि हुआ क्या, बाकी वो पार्टिकल्स कहाँ गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो सब कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि जो एटम्स हैं उनमें आपके पास जैसे ये अल्फा पार्टिकल गया, सीधा तब चला गया जब वो खाली नजर आ रहा था। अब अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है तो आपका अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव पार्टिकल के सामने आ गया है तो ये वापस आएगा। और अगर अल्फा पार्टिकल एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के साथ टकराने की नौबत आ गई थी ना, अगर वो न्यूक्लियस के पास से निकला तो टकरा नहीं रहा था तो रिपल्शन हो गई। तो अल्फा पार्टिकल्स की जो मूवमेंट्स थी, जो उसकी आउटकम आ रही थी, उसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने एक मॉडल सोच लिया। उसने फिर एटम का एक नया मॉडल सोचा। ठीक है, अब बताओ उसके मॉडल में अगर मैं आपसे बोलूं मैंने 100 बॉल्स फेंकी
और 100 में से 100 की 100 सामने वाली वॉल पे जाके लगी, तो रूम खाली है कि रूम भरा हुआ है? एम्प्टी रूम है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने 100 बॉल्स फेंकी, लेकिन उनमें से 99 बॉल्स सीधी चली गई, 1 बॉल जो है वापस आ गई, 99% सीधा, हम कहेंगे इट्स नॉट 100% एम्प्टी, कोई चीज तो है बीच में जिससे वो एक बॉल टकरा गई है, वापस आ गई है या कहीं और चली गई है ना। अगर मैं बोलूं कि 99% था, ठीक है, तो आपके पास जो बॉल मुड़ गई है वो आपको एक हिंट दे रही है कि इसका मतलब कुछ तो था रास्ते में। तो जैसे होता है ना, हम CID सुनते हैं, वो कहते हैं कि रूम खाली था कि भरा हुआ था, तो CID में वो क्या करते हैं, हर पॉइंट से एक क्लू लेते हैं। तो साइंटिस्ट भी वैसे ही करते हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब अगर यहाँ पर 99%, यानी आपके पास मैं अगर बोलूँ कि 99% बॉल्स या अल्फा पार्टिकल्स आर गोइंग स्ट्रेट, अगर ऐसा है तो इसका मतलब एटम इज, दैट मीन्स आप कह सकते हो एटम इज हैविंग अ लार्ज एम्प्टी स्पेस। तो बहुत बड़ा एम्प्टी स्पेस है एटम के पास, काफी हद तक वो खाली है, तभी तो मैक्सिमम बॉल सीधी चली गई। फिर आपसे कहते हैं 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड and strike at back wall, यहां कह सकते हो strike at the zinc sulfide on the wall towards source, यानी जिस सोर्स से वो आ रहे थे उसी सोर्स की तरफ आने की हिम्मत बहुत थोड़े पार्टिकल्स में थी। और वो कहते हैं अ वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल, बहुत थोड़े से हैं जो किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो आपके पास अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स या फिर बाउंस्ड बैक कह सकते हो आप, यानी हम कह सकते हैं डिफ्लेक्टेड एंड बाउंस्ड बैक। अगर मैं एक सिंगल वर्ड लिखूं तो मैं यहाँ पे सीधा ही कह दूंगी बाउंस्ड बैक हो गए, सीधे ही धक्का लगा और वापस वहीं पे टकरा के वहीं से वापस। या फिर किसी एंगल पे, जैसे ये किसी एंगल पे जा रहा है, अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं कि ये पार्टिकल यहां से गया और इस एंगल पे आ गया, तो आप ये तो किसी एंगल पे मुड़ गया था। तो आपके पास ये बाउंस बैक हो रहे हैं, ये किसी एंगल पे जा रहे हैं, एंगल पे और कुछ सीधे जा रहे हैं। तो अब बताओ आपके हिसाब से एटम पूरी तरह से खाली तो नहीं है, कुछ तो है एटम के अंदर, और वो नेचुरल है, वो पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है। बेटा अगर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और कोई चीज उसको धक्का मार रही, पुश कर रही है, तो वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? बोलो पॉजिटिव। यानी न्यूक्लियस जो है, यानी न्यूक्लियस का जो वर्ड दिया था, तो रदरफोर्ड ने कहा कि एटम ऐसा है, बड़ा सा मैंने खाली बना लिया, एम्प्टी, टोटल एम्प्टी, और एक छोटा सा पॉजिटिव न्यूक्लियस। तो सेंटर में एक छोटा सा पॉजिटिव न्यूक्लियस है, और वैसे एटम पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स यहां घूम रहे हैं चारों तरफ, लेकिन वो इतने छोटे हैं कि फर्क भी नहीं पड़ता। और जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? तो आपने उसने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं। और रदरफोर्ड के टाइम तक, जब उसने डिस्कवर किया था, एटम ने मॉडल दिया था, तब तक हमें न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
यानी रदरफोर्ड को प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही पता था, उसको न्यूट्रॉन्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए उसके मॉडल में पॉजिटिव और नेगेटिव ही नजर आता था। उसके मॉडल में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था कि न्यूट्रॉन नाम की चीज भी होगी। उसने कहा ये जो रेडियस है एटम का रेडियस, ये 10⁻⁻10 मीटर है और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही कम होगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर। तो रेडियस ऑफ एटम उसने कितना कह दिया, 10⁻⁻10। सोच सकते हो एटम बड़ा है और न्यूक्लियस कंपैरेटिवली छोटा है। कैन यू टेल मी न्यूक्लियस कितना छोटा है, हाउ मेनी टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ एटम? 10⁻5 टाइम्स, यानी कितना हुआ? 10⁻5 इज 10,000, 1 लाख टाइम्स, 1 लाख टाइम्स, यानी एक एटम से उसका न्यूक्लियस 10⁻5 टाइम्स छोटा है। आप समझ सकते हो एक छोटा सा लाख गुना छोटा करना, तो एक एलिफेंट के कंपैरिजन में एक छोटा सा पीनट कह सकते हो, इतना। तो न्यूक्लियस बहुत छोटा है, एटम बहुत बड़ा है, और आप सोच सकते हो जब एटम आपको नहीं दिखता तो न्यूक्लियस तो आपके लिए क्या ही मायने रखता है ना? ये समझ आया? वो कहते हैं सारा का सारा मास जो भी एटम का है वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है, देयरफॉर वेरी हाई डेंसिटी। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। आपको पता है डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। जब आप कह रहे हो रेडियस इतना छोटा, इसका मतलब वॉल्यूम बहुत कम। अब अगर रेडियस छोटा है, वॉल्यूम कम है और मास सारा का सारा यहीं पर है, तो मास बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत कम है, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है? क्रेडिट फॉर discovery of nucleus goes to, तो आपका आंसर आता है रदरफोर्ड। ये पूरा क्रेडिट हमने रदरफोर्ड को दिया। यानी आज भी अगर आपसे कोई पूछता है कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, तो हम कहते हैं रदरफोर्ड ने, जबकि उसका मॉडल इसका भी रिजेक्ट हो गया था, बट स्टिल न्यूक्लियस की डिस्कवरी का पूरा क्रेडिट हमने रदरफोर्ड को दिया। इन सर्कुलर पाथ को उसने कहा ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन्स revolve around nucleus at a very fast speed. At a fast speed. तो इलेक्ट्रॉन के बारे में भी एक स्टेटमेंट दी गई, न्यूक्लियस के बारे में एक स्टेटमेंट दी गई, और इसके अलावा बेटे उसने कहा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर देयर, electrostatic forces act between nucleus and electrons. This model resembles solar model या सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सन सेंटर में है और
प्लैनेट्स यहाँ घूम रहे हैं और यहाँ उसने कहा न्यूक्लियस सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको हमने बाद में कहा, लेटर ऑन वी नेम्ड इट एज, हम कहते हैं सोलर मॉडल ऑफ एन एटम गिवन बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड की इसी मॉडल को हमने सोलर मॉडल का नाम दे दिया था क्योंकि वो काफी हद तक सोलर सिस्टम से मैच कर रहा था। तो न्यूक्लियस बहुत छोटा है, एटम काफी बड़ा है कंपैरेटिवली, तो इनका कंपैरिजन करें तो बहुत छोटा है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं। अब प्रोटॉन्स का मास कुछ था, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही नेग्लिजिबल था, इसलिए उसने कहा कि एटम का पूरा मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, इसीलिए जब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ आए तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्शन हुई तो वो अल्फा पार्टिकल्स वापस मुड़ गए, यानी उनकी डिफ्लेक्शन हो गई थी। तो आपने कहा बाउंसिंग बैक, तो रीजन इज यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन हो रही थी। अगर वो पास से निकल रहे हैं तो एक टर्न ले रहे हैं, और अगर वो सीधा यहाँ से जाते हैं तो सीधे ही चले गए। तो इस तरह से एक मॉडल ऑफ एटम आ गया हमारे पास, दैट इज कॉल्ड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। हाँ जी बेटे, यहाँ तक बताओ, एनी डाउट इफ यू हैव? समझ आ गया सबको यहाँ तक? हाँ जी बेटे। और ये मॉडल भी रिजेक्ट हो गया था, रीजन इज इसकी भी लिमिटेशंस थी, यानी काफी हद तक ठीक था लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा था जो ये मॉडल हमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ये हर मॉडल को हमारी जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं, जो एटम की प्रॉपर्टीज हैं, वो एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। तो जो भी मॉडल आएगा उससे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो अगर वो क्यों का जवाब नहीं दे पाएगा तो मॉडल रिजेक्ट हो जाएगा। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल भी लेटर ऑन रिजेक्टेड मॉडल बना, रीजन इज बहुत सारी एटम की ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, जे थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल एंड रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। अब नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग मॉडल और सोलर मॉडल ऑफ एन एटम। यहां तक बताओ बेटे, एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क। हाँ जी, समझ आ गया सबको? इसको आपने एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना है टॉपिक को। इट्स अ स्मॉल टॉपिक बट आप पढ़ लोगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इतना टॉपिक हमारा एनसीईआरटी से कवर हो गया, क्योंकि इसमें से बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आते, सुपरफिशियल से क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय, व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट इज द व्हाई न्यूक्लियस इज हैविंग हाई डेंसिटी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस टू दैट ऑफ एटम, radius of atom divided by radius of nucleus, this type of questions can be there, right? वो आप कर लोगे और next class में we'll continue further with the next topic, यानी इसकी limitations, और फिर हम अगला मॉडल यानी बोहर्स मॉडल के लिए क्या चाहिए, कैसे वो डिस्कवर हुआ, कैसे उस मॉडल की आप कह सकते हो बेसिक्स बने, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके जी, ठीक है प्लस वन क्लास।